अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग। आपका ये मैं फिजियोलॉजी का लेक्चर अभी मैंने आपको देना है क्योंकि मैं आपको प्राइमरी हीमोस्टेसिस बता चुकी हूँ और उसको एक दफ़ा आप ज़रा रिवाइज कर लीजिए। तो आज हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस करने लगे हैं। तो इसमें ये है कि आपको जो है ना बहुत गौर से इसको समझिए और इतना कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ असल चीज़ क्या है याद करने की है, ठीक है। तो उसको मेमोराइज करना है कि कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और कौन कौन से हैं और रोमन न्यूमेरिकल में हम उनको लिखते हैं, ठीक है। 1 2 3 करके ऐसे न्यूमेरिकल में नहीं लिखते हैं और बहुत आसान है, मैं डायग्राम से आपको बताऊंगी। तो आपको ना असल चीज़ है कि उसको एक दफ़ा समझ लें, फिर आपको याद करना है सिर्फ, ठीक है। तो हमने जो है ना वो पढ़ लिया था कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस के स्टेप्स क्या थे। पहला था वेजोकंस्ट्रिक्शन, दूसरा था प्लेटलेट एग्रीगेशन, तीसरा था प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और उसके बाद जो है ना वो क्लॉट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पहले प्लेटलेट प्लग बन जाता है, वो जो डैमेज वेसल होती है उसको वो सील कर देता है, लेकिन वो बहुत वीक होता है। तो अगर ब्लड फ्लो हो तो टर्बुलेंट तो वो वहां से टूट सकता है ना, तो फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए उसमें क्लॉटिंग फिर शुरू हो जाती है। क्लॉटिंग का काम जो है वो फिब्रिन बनाना है। फिब्रिन के फाइबर्स फिर मैशवर्क बना देते हैं उस प्लेटलेट प्लग पे, स्ट्रेंथन कर देते हैं, सीमेंटेड कर देते हैं, समझो उस मैशवर्क को, और उसको हम क्लॉट कहते हैं। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, क्लॉट में प्लेटलेट्स होंगे फंसे हुए, फिब्रिन फाइबर्स होंगे, उनके बीच में रेड ब्लड सेल्स भी फंस जाते हैं, तो रेड कलर का वो क्लॉट बन जाता है, ठीक है। तो ये हमने आज करना है। तो हमने प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन तक हमको आ गया था। अब आगे आप देखेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ब्लड में, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जाहिर है ब्लड में है, इनएक्टिव फॉर्म में क्यों है, क्योंकि क्लॉटिंग की जरूरत नहीं है, तो वो ब्लड फ्लो को फ्री रखते हैं, बिल्कुल सर्कुलेशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं डालते, ठीक है। तो अब क्या होता है, प्लेटलेट प्लग इज स्ट्रेंथेंड बाय अ मैशवर्क ऑफ इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइबर्स नोन एज फिब्रिन। फिब्रिन बनाने को हम आज देख रहे हैं, वो है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। Blood clots therefore contain platelets and fibrin and contain trapped red blood cells that give the clot a red color. Finally, contraction of the platelet mass in the process of clot retraction forms a more compact and effective plug. मतलब है कि उसमें फिर जब ये बन जाता है ना मैशवर्क फिब्रिन का, तो कॉन्ट्रैक्शन होती है प्लेटलेट मास की, तो बहुत ज़्यादा वो इफेक्टिव और कॉम्पैक्ट प्लग बन जाता है, ताकि अच्छी तरीके से वो डैमेज वेसल को सील कर दे। फ्लूइड स्क्वीज फ्रॉम द क्लॉट एज इट रिट्रैक्ट इज कॉल्ड सीरम। अब जो फ्लूइड उसमें से निकलता है ना रिट्रैक्शन की वजह से, वो सीरम होता है। सीरम क्यों कह रहे हैं हम, इसलिए कि उसमें से फिब्रिनोजन आउट हो गया। अभी हम देखेंगे फिब्रिनोजन इस्तेमाल हो गया उसमें, ठीक है। तो फिब्रिनोजन के बगैर ब्लड के पार्ट को हम कहते हैं सीरम। द सॉल्युबल प्रीकर्सर ऑफ फिब्रिन है, जिस चीज से फिब्रिन बनती है वो फिब्रिनोजन है, ठीक है। अच्छा, अब ये चार्ट आप जरा देखें। राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में उसके फैक्टर के नंबर लिखे हुए, फिर उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब फैक्टर से ही आप याद कर लें, लेकिन कुछ के आपको नाम भी आने चाहिए। वैसे तो मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप याद ना कर सकते हैं। अब फंक्शन ऑफ पाथवे को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो फैक्टर 1 जो है ना वो फिब्रिनोजन है, जो अभी हमने देखा था, वो प्रीकर्सर है फिब्रिन का, ठीक है। फैक्टर 2 है प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर 3 है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। फैक्टर 4 है कैल्शियम आयंस। अब हमने देखा था ना कैल्शियम आयंस के 3 बड़े बड़े फंक्शन, अब हम तीसरा बड़ा फंक्शन कर रहे हैं। 2 हम पहले ही कर चुके हैं, कौन से, एक मसल कॉन्ट्रैक्शन और दूसरे नर्व कंडक्शन, ठीक है। और तीसरा है इसका ब्लड क्लॉटिंग। अब याद रख लेंगे कैल्शियम आयन एक्ट एज फैक्टर 4, ठीक है। फैक्टर 5 प्रो एक्सिलरिन, फैक्टर 7 इज प्रो कन्वर्टिन, फैक्टर 8 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। अब बाकी के नाम आपको याद हो या ना हो, लेकिन 8 जो फैक्टर है ना उसका नाम आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक डिजीज है जो हम पढ़ेंगे, हीमोफीलिया, ठीक है। तो फैक्टर 8 का नाम याद रखें, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर।
फैक्टर 9 का भी आपने याद रखना है क्योंकि इससे भी एक डिजीज होती है। वैसे तो उसको कहते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, लेकिन उसका नाम है क्रिसमस फैक्टर। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर। इसकी कमी से डिजीज होती है क्रिसमस डिजीज। और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 फैक्टर की डेफिशिएंसी से डिजीज होती है हीमोफीलिया, वो हम आगे पढ़ेंगे। फैक्टर 10 है स्टुअर्ट प्रोअर फैक्टर, ठीक है। फैक्टर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। फैक्टर 12 हेगमैन फैक्टर। फैक्टर 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब ये 13 फैक्टर हो गए ना, लेकिन इनको जब भी आप लिखेंगे रोमन न्यूमेरिकल में लिखेंगे, ठीक है। इनको कभी आप 1 2 3 करके वैसे नहीं लिखेंगे, सही है। तो इसमें जो नाम याद आपने रखने हैं ना, वो फैक्टर 8 का, फैक्टर 9 का आपको याद हो, बहुत अच्छी बात। और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर नाम से जाहिर है कि वो क्या कर रहा होगा, हम देख लेंगे। फिब्रिन स्टेबलाइजिंग यानी कि स्टेबलाइज कर रहा है फिब्रिन के क्लॉट को, ठीक है। फैक्टर 13। अब ये पहले भी मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, ये पिक्चर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ क्लॉट का। क्लॉट में आप देखें फिब्रिन मैशवर्क है, फाइबर्स का मैशवर्क ग्रीन कलर में, कितना साफ नजर आ रहा है। और उसमें पर्पल कलर के प्लेटलेट हैं फंसे हुए, और रेड ब्लड सेल्स हैं रेड कलर के, वो भी फंस गए हैं, ठीक है। तो ये क्लॉट में ये सारी चीजें होती है आपके। अब ब्लड कोagulation मैकेनिज्म देख लें। अब हम जाहिर सेकेंडरी हीमोस्टैसिस देख रहे हैं, तो किस तरह से ये क्लॉटिंग होती है, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन में अगर वाया आइदर 2 ऑफ द पाथवेज। अब 2 पाथवे हैं जिससे फिब्रिन बनता है, ठीक है। एक का नाम है इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरे का नाम है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक नाम से जाहिर है कि कोई इंट्रिंसिक उसके अंदर ऐसी चीज है ब्लड में जो उस पाथवे को इनिशिएट कर देगी क्लॉटिंग, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में कोई चीज, आप ये याद रखें, बाहर से कोई चीज आ रही है, ब्लड में नहीं है वो, ठीक है। तो इसलिए उसको एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। अभी हम देख लेते हैं वो क्या चीज है। The blood left in a test tube will clot without the addition of any external chemical. This is intrinsic pathway by which the blood clots in a test tube. अब अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड को निकालें, उसमें कोई केमिकल मिला हुआ ना हो, तो ब्लड तो क्लॉट हो जाएगा ना। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो ब्लड क्लॉट हुआ हुआ, तो जाहिर है उसके अंदर कोई ऐसी इंट्रिंसिक क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो क्लॉट हो गया। हमने तो नहीं कुछ डाला था। अगर हमें ब्लड एनालिसिस के ये चाहिए होता है तो हम उसमें फिर एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं टेस्ट ट्यूब में, ताकि ब्लड क्लॉट नहीं हो और हम उसकी स्लाइड वगैरह बना सकें, ठीक है। वरना तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अब अगर ये तो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर निकाला था ब्लड, तो वो क्लॉट हो गया, ठीक है। अब डैमेज टिश्यू में क्या होता है, अगर कोई डैमेज हो रहा है टिश्यू, वेसल में टीयर आ रहा है, ब्रीच आ रहा है, तो हाउ एवर रिलीज अ केमिकल that initiates a shortcut to the formation of fibrin। अब वहां पे भी फिब्रिन बना था, वो अलग तरीके से बना था, ठीक है। लेकिन जब टिश्यू डैमेज होता है तो डैमेज टिश्यू में से कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जो फिर एक शॉर्टकट ऑफ क्लॉटिंग का मैकेनिज्म इनिशिएट करते हैं, उससे फिब्रिन बन जाती है। फिब्रिन उससे भी बन रही है इंट्रिंसिक से। तो ये चूंकि एज द केमिकल इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्लड, द शॉर्टर पाथवे इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब इसको अच्छी तरीके से समझना, पता नहीं इस दफा जो मेरे पास बैच आया था फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में, मैं 4 दफा उनको पढ़ाया, इसमें कौन सी ऐसी बात है नहीं समझ आया, मैम नहीं समझ आया। भाई हमने अगर टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया तो उसमें तो कोई चीज हमने नहीं डाली हुई थी ना, लेकिन ब्लड खुद ही क्लॉट हो गया, तो उससे आप समझिए उसके अंदर कोई चीज थी जिसकी वजह से वो हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे वो क्या चीज थी, ठीक है। लेकिन डैमेज टिश्यू जब होता है बॉडी के अंदर, तो डैमेज की वजह से कुछ केमिकल्स बनते हैं या कुछ फैक्टर बनते हैं, ठीक है। तो वो इनिशिएट कर देते हैं क्लॉटिंग को, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, क्योंकि वो एक्सट्रिंसिक टू द ब्लड है। ब्लड से तो नहीं निकला है ना, वो ब्लड में तो नहीं था, वो तो डैमेज टिश्यू से निकला है, ठीक है। तो इसको फिर हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का आपको समझ में आ गया। जब हमारे अगर कोई चोट लगती है ना, तो हमारे अंदर दोनों पाथवे इनिशिएट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्लड को किसी टेस्ट ट्यूब में डाल लें तो वो सिर्फ इंट्रिंसिक पाथवे से क्लॉट होगा, वो नहीं एक्सट्रिंसिक से नहीं क्लॉट होगा, क्योंकि उसमें डैमेज टिश्यू तो है ही नहीं जहां से वो कोई चीज निकले, ठीक है।
अच्छा, each pathway consists of cascade of reactions in which inactive circulating precursor proteins that are clotting factors become activated by proteolytic cleavage. अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि ब्लड में ये क्लॉटिंग फैक्टर्स पहले से होते हैं लेकिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, और उनको जो एक्टिवेशन के लिए उनकी प्रोटियोलिटिक क्लीवेज चाहिए होती है क्योंकि वो प्रीकर्सर प्रोटीन्स हैं। तो जब उनकी क्लीवेज होती है किसी तरीके से तो फिर वो फिब्रिन को बनाने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अब फिब्रिन इतनी आसानी से नहीं बनता, बहुत सारे इसमें रिएक्शंस होंगे, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे, वो काम करेंगे, फिर उसके बाद बनेगा फिब्रिन। वही हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह बनेगा। These chain reactions normally are not activated in the circulation because clotting factors are present at low concentration in the plasma और उनको कोई स्टिमुलस नहीं मिला हुआ। ठीक है, अब देखें ये चेन रिएक्शन है, मतलब एक दफा अगर शुरू हो गया ना तो फिर बीच में रुकेगा नहीं, इसलिए हम इसको कहते हैं पॉजिटिव होम्योस्टैसिस। जो हमने होम्योस्टैसिस पढ़ा था उसमें एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म था जो खतरनाक होता है, मतलब ये कि सर्वाइवल के लिए तो नेगेटिव फीडबैक होना चाहिए ना मैकेनिज्म, लेकिन ये पॉजिटिव है लेकिन ये बेनिफिशियल है। ठीक है, ये बीच में ये नहीं कि एक क्लॉटिंग फैक्टर अगर एक्टिवेट हो गया तो वो इनहिबिट कर दे दूसरे को, नहीं, वो इनहिबिट नहीं करेगा, वो फिर चलाता ही रहेगा, एक्टिवेट ही करता रहेगा ताकि फिब्रिन बन जाए। ठीक है, तो ये एक और बेनिफिशियल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। दूसरा क्या है पॉजिटिव फीडबैक जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बेनिफिशियल है, वो है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ में भी इसी तरह होता है। ठीक है, बाकी अगर कहीं पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म लग जाए तो फिर वो डेथ की तरफ ही लेके जाता है। वो सब आप पढ़ चुके हैं और आपको समझ आ गया होगा अब तक तो। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप एक दफा फिर उसको रिकॉल कर लें। अब extrinsic and intrinsic pathway converge at the common pathway for coagulation which begins with the activation of factor 10. अब दोनों पाथवेज का, चाहे वो इंट्रिंसिक पाथवे हो या एक्सट्रिंसिक पाथवे हो, दोनों का एक मेजर काम है, वो है फैक्टर 10 को एक्टिवेट करना। आगे जो चीज होती है ना फैक्टर 10 कैसे वो बना रहे हैं, फिर फैक्टर 10 से फिब्रिन बनने का दोनों में एक ही तरह से है। ठीक है, तो फैक्टर 10 तक अलग अलग है, फैक्टर 10 के बाद एक ही हो जाता है, तो ये याद रखें। अब दोनों पाथवे अलग अलग तरीके से फैक्टर 10 बनाएंगे लेकिन फैक्टर 10 के आगे जो है ना वो दोनों में कॉमन होगा। तो अक्सर एमसीक्यू में आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा जो है ना कौन सा फैक्टर दोनों पाथवे में कॉमन है, तो कौन सा है 10। ठीक है, 10 के बाद सारी चीजें दोनों में कॉमन होंगी। अब हम देख लेते हैं पहले इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे क्या था, जैसे अगर आपने टेस्ट ट्यूब में ब्लड निकाला है तो उसमें जो क्लॉट होगा ना वो इंट्रिंसिक होगा, लेकिन हमारे जब टिश्यू डैमेज होते हैं तो दोनों तरीके से अंदर हमारे बॉडी में पाथवे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक पाथवे देखें इज इनिशिएटेड बाय द एक्सपोजर ऑफ प्लाज्मा टू नेगेटिवली चार्ज सरफेस such as provided by the collagen at the site of the wound or by the glass of a test tube. अब क्या है कि ये कैसे इनिशिएट होता है, अगर ब्लड जो है उसका एक्सपोजर हो जाए किसी नेगेटिवली चार्ज सरफेस से तो ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज सरफेस जो है वो ग्लास की ट्यूब का सरफेस भी हो सकता है या फिर जो इंजरी हुई है उसके नीचे जो कोलेजन है वो भी नेगेटिवली चार्ज है तो उससे भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों जगह पे हो सकता है। अब सबसे पहले क्या होगा, नंबर 1, बाय ब्लड ट्रॉमा दिस कॉन्टैक्ट पाथवे एक्टिवेट्स अ प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड फैक्टर 12। अब ये आपने अच्छी तरह याद रखना है कि इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो जैसे ही नेगेटिवली चार्ज सरफेस से ब्लड कांटेक्ट में आता है तो एक फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है, वो फैक्टर 12 है। ठीक है, which is a protein digesting enzyme, a protease. It also activates platelets to release platelet phospholipids that contain lipoprotein called platelet factor 3. तो अब ना सिर्फ ये कि वो फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है बल्कि फैक्टर 12 जो है वो प्लेटलेट को भी एक्टिवेट कर देते हैं, तो वो फॉस्फोलिपिड बनाते हैं और एक और लाइपोप्रोटीन बनाते हैं प्लेटलेट फैक्टर 3. Number 2, activation of factor 11.
अब फैक्टर 12, अब ये तो याद करने का ना, इसमें समझने का क्या है मुझे बताएं, मेमोराइज करें इसको, ठीक है। तो इसको तो याद करेंगे आप। अब कहां से शुरू हो रहा है ये? फैक्टर 12 से शुरू हो रहा है। फैक्टर 12 पहले एक्टिवेट हुआ, उसने प्लेटलेट को भी एक्टिवेट कर दिया, प्लेटलेट ने फॉस्फोलिपिड बनाए और प्लेटलेट फैक्टर 3 बनाया। अब इसकी वजह से फैक्टर 11, फैक्टर 12 से फैक्टर 11 जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, इसको एक्टिवेट करने के लिए किस चीज की जरूरत है? इट नीड्स हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन एंड इट इज एक्सक्लरेटेड बाय प्री-कैलकुलेट। अगर ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं ये, तो ये अगर होंगे तो ये और बहुत तेजी से होने लगेगा ये प्रोसेस, ठीक है। तो आपने याद करना है कि पहले फैक्टर 12 हुआ एक्टिवेट, फिर उसने फैक्टर 11 को एक्टिवेट किया। अब जो है ना, अब मैं ये वाली डायग्राम नहीं, आपको मैं आगे एक डायग्राम दिखाती हूँ। अभी पहले आप पढ़ लें, फिर मैं डायग्राम में समझाती हूँ। अब फिर क्या होगा? फैक्टर 11 हो गया एक्टिवेट, अब वो फैक्टर 11 जो है वो फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर देगा। अब अगर आपने न्यूमेरिकल रोमन न्यूमेरिकल में इसको लिखा है 9 को फॉर एग्जाम्पल, इसके आगे अगर आप स्मॉल a लगा देना तो उसका मतलब वो होता है कि वो एक्टिवेटेड फैक्टर है, ठीक है। अगर a नहीं लगा हुआ है तो इनएक्टिवेटेड है, अगर स्मॉल a आगे लगा हुआ है तो एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 9 बाय एक्टिवेटेड फैक्टर 11। तो पहले 12 हुआ था, उसने 11 को एक्टिवेट किया, 11 ने 9 को किया। अब 9 क्या करेगा? वो 10 को एक्टिवेट करेगा। रोल ऑफ फैक्टर 8। अब लेकिन उसको 10 को एक्टिवेट करने के लिए ना फैक्टर 8 का होना जरूरी है, जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। द एक्टिवेटेड फैक्टर 11 acting with activated factor 8 and with platelet phospholipids and factor 3 from platelets activates factor 10। अब ना ये फैक्टर 8 के साथ मिलके प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड और प्लेटलेट फैक्टर 3 जो पहले बन गया था उसके साथ मिलके ये फैक्टर 10 को बना देते हैं। अब हमने देख लिया कि फैक्टर 10 जब बन जाता है ना तो दोनों पाथवे में फिर कॉमन तरीके से वो फिब्रिन बना देता है। सिर्फ यहां तक दोनों का अलग अलग है, बाकी आगे एक ही होगा। अब फैक्टर 10, अब देखें फैक्टर 8 इज ऑल्सो नोन एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जैसा कि मैंने कहा इसका नाम याद रखें। इफ दिस फैक्टर इज मिसिंग इन अ पर्सन इट कॉजेज क्लासिक हीमोफीलिया, कोगुलेशन डिसऑर्डर होता है, बाद में पढ़ेंगे। नंबर 5, एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10 टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, रोल ऑफ फैक्टर 5। अब क्या होता है, फैक्टर 10 जो है ना उसको बनाना होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, और उसके लिए जरूरी है फैक्टर 5। तो सारे फैक्टर्स जो है ना आपके यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा? द एक्टिवेटेड फैक्टर 10 कंबाइंस विद फैक्टर 5 एंड प्लेटलेट एंड टिश्यू फॉस्फोलिपिड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देगा। This prothrombin activator in turn initiates within seconds the cleavage of prothrombin to form thrombin, the final clotting process। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को तोड़ के उसमें से थ्रोम्बिन बना देता है। अब थ्रोम्बिन किस लिए हमें चाहिए? थ्रोम्बिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ फिब्रिनोजन एंड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 13 which cross links fibrin into a stable mesh। अब थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजन को क्लीव करती है और फिब्रिन बना लेती है, और फिब्रिन के फिर फाइबर्स बन जाते हैं, वो मैशवर्क बनाते होंगे। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो दोनों पाथवे से बन गया। अब उसके आगे जो ये सब मैंने बताया वो कॉमन होगा दोनों में, लेकिन उन्होंने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे बनाया, फैक्टर 10 कैसे एक्टिवेट किया, ये अलग अलग है इंट्रिंसिक पाथवे का और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का आपने समझ लिया, अब आ जाएं आप एक्सट्रिंसिक पे। एक्सट्रिंसिक पे मैंने बताया था कि टिश्यू डैमेज हो रहा है तो उस डैमेज एरिया में से एक केमिकल या फैक्टर रिलीज होता है, उसको कहते हैं टिश्यू फैक्टर। तो एक्सट्रिंसिक pathway for initiating the formation of prothrombin activator begins with the traumatized extravascular tissue that comes in contact with the blood. This leads to following steps। क्या? नंबर 1, रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर। डैमेज हुआ है तो टिश्यू फैक्टर निकला। अब टिश्यू फैक्टर आप पीछे देखें, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी है उसका नाम, फैक्टर 3 होता है ये, ठीक है। तो ये निकलता है उसमें से, डैमेज टिश्यू में से।
It begins with the traumatized extravascular tissue that comes in contact with the blood. This leads to these steps. Number 1, release of tissue factor, also known as tissue thromboplastin. This factor is composed of phospholipids from membrane of tissue plus a lipoprotein complex that functions mainly as a proteolytic enzyme. ठीक है, तो जब डैमेज हुआ तो उसमें से टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ जो क्या है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन उसका नाम है, और फैक्टर 3 है वो, तो ये रिलीज होता है। अब जाहिर है अगर मैंने ब्लड विथड्रॉ किया वेन में से, उसको मैंने उसमें रखा टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें तो नहीं आएगा ना ये, उसमें तो कोई डैमेज टिश्यू तो है नहीं, वो तो मैंने निकाल के ब्लड उसको उसमें डाल दिया, तो उसमें तो एक्सट्रिंसिक पाथवे से नहीं क्लॉट हो सकता ना टेस्ट ट्यूब में, उसमें इंट्रिंसिक पाथवे से क्लॉट होगा, सही है। लेकिन जब अगर डैमेज होगा हमारी बॉडी में तो दोनों पाथवे से ब्लड क्लॉट हो सकता है, होगा। अब ये वाली डायग्राम बहुत अच्छी है, लेकिन पहले आप इधर से पढ़ लें। नंबर 2, एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10 कैसे होगा? रोल ऑफ फैक्टर 7 एंड टिश्यू फैक्टर। द लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑफ टिश्यू फैक्टर फर्दर कॉम्प्लेक्सेस विद ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7 in the presence of calcium ions acts enzymatically on factor 10 to form activated factor 10। ठीक है, तो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 के आगे देख लें, 10 स्मॉल a लगा हुआ है उसमें, तो इसका मतलब एक्टिवेटेड है। नंबर 3, इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैक्टर 10A टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब रोल ऑफ फैक्टर 5, दोनों में जो है ना प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाने के लिए फैक्टर 5 चाहिए होता है। The activated factor 10 combines with tissue phospholipids of tissue factor and with factor 5 to form complex called prothrombin activator, जैसे उसमें बना था intrinsic pathway में। Within a few seconds, in the presence of calcium ions, this splits prothrombin to form thrombin। बस थ्रोम्बिन बन गया। थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजन को तोड़ के फिब्रिन बना देगा, इतना आसान तो है। अब याद रखना है ना आपने, ठीक है। So factor 10 is the actual protease that causes splitting of prothrombin to thrombin. Prothrombin is a plasma protein and alpha-2 globulin. It is present in the plasma but is unstable protein, splits easily to form thrombin. Prothrombin is formed continually by the liver and is used throughout the body for the blood clotting. Vitamin K is needed by the liver to synthesize prothrombin. अब देखें, ये चीज आप नहीं समझेंगे तो आपको आगे कुछ भी नहीं आएगा। अब देखिए, प्रोथ्रोम्बिन जैसे हमें पता है, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब लिवर में बनती हैं। अगर लिवर डिजीज हो जाए, किसी की क्रॉनिक लिवर डिजीज हो जाए या लिवर फेलियर हो जाए, तो ये दोनों चीजें नहीं बनेगी, फिब्रिनोजन भी प्रोथ्रोम्बिन भी, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्लॉटिंग नहीं होगी ना, ब्लीडिंग हो जाएगी। फिर उस पेशेंट को ब्लीडिंग होने लगेगी ना, क्योंकि ये तो क्लॉट बनाने के लिए चीजें ही गायब है वहां से। तो लिवर फेलियर में या लिवर डिजीज में भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है ना। अब विटामिन के, अब ये बता रहे हैं कि सिंथेसिस के लिए चाहिए किस चीज की? प्रोथ्रोम्बिन की। अब अगर विटामिन के भी डेफिशिएंट हो जाए तो भी ब्लीडिंग हो जाएगी, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन नहीं बन रहा। लिवर सही था लेकिन के नहीं था, विटामिन के, तो उसने नहीं बनाया, तो विटामिन के डिफिशियंसी से भी ब्लीडिंग हो सकती है। सही है, समझ में आई बात? अब जो है ना, हम देख लेते हैं। अच्छा, अब ये देख लें, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट। Fibrinogen is a high molecular weight protein that occurs in the plasma. Fibrinogen is also formed in the liver। ठीक है, अब हम ये देखते हैं डायग्राम। अब ये बहुत ही अच्छी डायग्राम। अब देखें, लेफ्ट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे 1 इन्होंने दिखाया हुआ है एक्सट्रिंसिक पाथवे, और राइट साइड पे देखिए येलो कलर का, वो इंट्रिंसिक पाथवे नंबर 2। बीच में इन दोनों को मिला के उन्होंने बना दिया ग्रीन कलर का, वो कॉमन पाथवे दिखा रहा है। ठीक है, कॉमन पाथवे क्या हुआ? दोनों का काम जो है ना, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करवाना है, बाकी चीजें दोनों में कॉमन है। तो इस तरफ की देख लीजिए आप पहले, एक्सट्रिंसिक पाथवे जैसा कि हमने देखा था। एक्सट्रिंसिक पाथवे कैसे होगा? टिश्यू डैमेज जब होगा तो वो टिश्यू फैक्टर रिलीज करेगा। ठीक है, एक्टिवेटर टिश्यू फैक्टर होगा, और वो फैक्टर 7 को, तीर का निशान देखिए, फैक्टर 7 को एक्टिवेट कर देगा 7A में। ठीक है, एक्टिवेटेड फैक्टर 7 जो है वो फैक्टर 7 फैक्टर टिश्यू फैक्टर कैल्शियम फॉस्फोलिपिड के साथ मिलके फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। ये बीच में अब आप देखें ग्रीन पोर्शन में, तो एक्टिवेट हो जाएगा फैक्टर 10। अब फैक्टर 10 के एक्टिवेट होने में, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो होता है वो कैसे बनता है? उसमें फैक्टर 5 चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फॉस्फोलिपिड चाहिए, जो लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये
प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 का नाम। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करता है तो थ्रोम्बिन बन जाता है। असल में हमें चाहिए थ्रोम्बिन था, ठीक है, इस सब पाथवे से हमारा थ्रोम्बिन बना, और थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइनल स्टेप को क्लीव करेगा, वो क्या है, फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। आगे हमारे पास फिब्रिन प्लेटलेट प्लग पहले से बना हुआ था, प्राइमरी हीमोस्टेसिस में वो बन चुका हुआ था, ढीला था, लेकिन वो उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए मैशवर्क चाहिए फिब्रिन फाइबर्स का, ताकि वो चारों तरफ से उसको मतलब एक सीमेंट टाइप का कर दे और एक स्टेबल क्लॉट बन जाए हमारा, ठीक है। तो ये बन गया आपका फिब्रिन पॉलीमर। और फिर फैक्टर 13 जो है ना, ये तीर का निशान देखिए, फैक्टर 13 रिलीज होता है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर इसका नाम है, और ये प्लेटलेट से आता है, ठीक है। और फिर इसको ना वो रिट्रैक्ट कर देता है उस कॉम्पैक्ट चीज को, उसमें से सीरम बाहर आ जाती है और बिल्कुल स्टेबल क्लॉट बन जाता है, ठीक है। तो ये फिब्रिन पॉलीमर की वजह से सही है। अब ये एक्सटेंसिव पाथ पे हो गया इधर का, जो हमने राइट साइड लेफ्ट साइड पे देखा है ब्लू कलर का। अब आप दूसरी साइड पे आइए, येलो साइड यानी कि राइट, उसमें 2 लिखा हुआ है ना, इंट्रिंसिक पाथवे है वो। अब इंट्रिंसिक पाथवे कैसे होगा, अब टिश्यू डैमेज की वजह से कोई फैक्टर उसमें रिलीज नहीं हो रहा, ठीक है। उसमें कैसे हो रहा है, उसमें नेगेटिवली चार्ज सरफेस चाहिए उसको एक्टिवेट होने के लिए। नेगेटिवली चार्ज सरफेस कहाँ है, जहां पे इंजरी हुई है, एंडोथीलियल सेल्स में ब्रीच आ गया है, नीचे जो है सब एंडोथीलियल कोलेजन पड़ा हुआ है, वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो उससे वो एक्टिवेट हो गया, और उसने कौन सा फैक्टर एक्टिवेट कराया है, फैक्टर 12, ये हिगमैन फैक्टर होता है। तो फैक्टर 12 एक्टिवेट हो गया, ठीक है, फैक्टर 12 ने एक्टिवेट हो गया। अब आपने जाहिर याद रखना है ना इसको, तो फैक्टर 11 को एक्टिवेट किया, फैक्टर 11 ने फिर 9 को एक्टिवेट किया, 9 जो है वो 8 के साथ, यहाँ पे जो है ना फैक्टर 8 के साथ मिलके कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड के साथ मिलके वो बना देते हैं, ऊपर तीर का निशान, कॉमन पाथवे में आ जाइए, फैक्टर 10। फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है कैसे, उसके लिए फैक्टर 5 कैल्शियम फॉस्फोलिपिड चाहिए, ठीक है। उसके साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया। अब सारा पाथवे वही है जो आपको पहले से एक्सट्रिंसिक पाथ। फिर ये फैक्टर एक्टिवेटेड, फैक्टर 10 प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन बना देगा, और थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजिन को तोड़ के फिब्रिन बनाएगा। फिब्रिन जो है वो फिब्रिन पॉलीमर और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स को स्टेबलाइज कर देगा और एक पक्का क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको, ये सब हमने कर लिया। अब कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट वो देख लेते हैं हम, जो हमने डायग्राम में सब कुछ कर लिया। Fibrinogen is a high molecular weight protein that occurs in the plasma. Fibrinogen is formed in the liver. Action of thrombin on fibrinogen to form fibrin. Thrombin is protein enzyme with weak proteolytic activities. It acts on fibrinogen to remove 4 low molecular weight peptides from each molecule of fibrinogen, coming 1 molecule of fibrin monomer that has the automatic capability to polymerize with other fibrin monomer molecules to form fibrin fibers, which forms the reticulum of the blood clot. तो मैशवर्क बन जाता है। Thrombin activates fibrin stabilizing factor, which forms strong covalent bonds between more and more fibrin monomer molecule with multiple cross linkages between them, ठीक है। अब blood clot में क्या होता है? The clot is composed of a meshwork of fibrin fibers running in all directions and entrapping blood cells, platelets, and plasma. The fibrin fibers also adhere to the damaged surfaces of the blood vessel. Therefore, the blood clot becomes adherent to any vascular opening and thereby prevents further blood loss. तो हमारी hemostasis complete हो गई, ठीक है। अब ये आपको समझ में आएगा, समझ में आया इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ में आए, कोई फॉर्मूले तो है नहीं, ठीक है। आपको देखिए, एक दफ़ा आपने समझ लिया, उसको बहुत अच्छे से ना जहन नशीन करने की ज़रूरत है। तो कोई सा भी आपके पास MCQ आएगा, आप कर लेंगे या नहीं करेंगे, है आपको याद करना होगा ना इसको। तो आप इन सब चीज़ों की जगह इस डायग्राम पे अपनी तवज्जो मरकूज़ कर लें
ठीक है। जहाँ पे फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है ना, वो दोनों का कॉमन पाथवे है। दोनों का काम फैक्टर 10 को एक्टिवेट करके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाना है। फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो भी कर रहा है ना, वो दोनों में कॉमन है। जो अलग अलग पाथवे है ना, वो एक्सट्रिंसिक पाथवे का यहाँ से आप देख लें और इंट्रिंसिक अदर से। इससे अच्छी डायग्राम मैंने तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखी नहीं है क्लॉटिंग फैक्टर्स, मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो आपने ये याद रखना है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है डैमेज टिश्यू से टिश्यू फैक्टर रिलीज हो रहा है और वो फिर फैक्टर 7 को एक्टिवेट कर रहा है। फैक्टर 7 जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड के साथ 10 को एक्टिवेट करके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देता है। बाकी सारा काम वही है जो इंट्रिंसिक पाथवे से बन रहा है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। उसमें क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे में कोई टिश्यू फैक्टर नहीं बन रहा, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि नेगेटिवली चार्ज सरफेस जो एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो गए हैं उसके नीचे कोलेजन है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो उससे फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा। फैक्टर 12 फैक्टर 11 को करेगा एक्टिवेट। फैक्टर 11 जो है वो फैक्टर 9 को करेगा और 9 जो है वो फैक्टर 8 और कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड के साथ मिलके फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के लिए आपको फैक्टर 5 चाहिए, कैल्शियम चाहिए और फॉस्फोलिपिड चाहिए और वो फिर प्रोथ्रोम्बिन को क्लीव करके थ्रोम्बिन बनाएगा। और मेन हमें थ्रोम्बिन चाहिए था ताकि वो फिब्रिनोजन को क्लीव करे, तोड़े और उसमें से फिब्रिन निकाले और फिब्रिन जो है वो मैशवर्क बना दे। जो हमारे पास पहले से प्लेटलेट प्लग हुआ है उसको चारों तरफ से कॉम्पैक्ट मैशवर्क बना दे ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए। और स्टेबलाइजिंग फैक्टर उसके लिए चाहिए जो है फैक्टर 13। और फैक्टर 13 कहाँ से आता है, प्लेटलेट से, ठीक है। फैक्टर 13 आया, उसने उसको स्टेबलाइज कर दिया, जो क्लॉट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और भी पक्का उसने काम कर दिया और जो भी डैमेज हुआ होता है उसको सील कर दिया और ब्लड जो है फिर बहना बंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी इस तरह की वियर एंड टियर हो रही होती है जो हमें नहीं पता, तो उसमें हर वक्त हमको ये रिपेयर चाहिए होती है। तो ये क्लॉटिंग का पाथवे जो है इनिशिएट हो रहा होता है, लेकिन उसमें एक बैलेंस होता है ना कि जहाँ पे डैमेज हुआ है बस वहीं पे क्लॉट बने। फिर क्लॉट जो है वो खतरनाक चीज है, अगर क्लॉट रह जाएगा तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा वेसल को, ठीक है, टूट जाएगा वहां से और फिर वो एम्बुलेंस बन जाएगा, फिर किसी छोटी वेसल को ब्लॉक कर देगा। तो वो तो हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो उसके लिए एक अल्लाह मियां ने सिस्टम बनाया है ताकि वो क्लॉट को तोड़ दे, ठीक है। एक दफा ब्लीडिंग वहां से रुक गई, अब क्लॉट को हट जाना है वहां से। तो क्लॉट को तोड़ने का काम फिब्रिनोलिटिक सिस्टम करता है, यानी कि फिब्रिन से मतलब है ये फिब्रिन जो क्लॉट में है, लिटिक तोड़ना, उस फिब्रिन को तोड़ना। अभी ये काम बाकी है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिब्रिनोलिसिस पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि फिब्रिनोलिटिक सिस्टम पढ़ेंगे कि क्लॉट वहां से किस तरह हट जाएगा ताकि ब्लड फ्लो जो है वो अनइंटरप्टेड रहे, ठीक है। तो ये हमने हीमोस्टेसिस कर लिया, प्राइमरी भी हमारा कंप्लीट हो गया, सेकेंडरी भी कंप्लीट हो गया। अब आपने इसको जहन नशीन कीजिए, मेमोराइज कीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, तो कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। और हमें ये पता है कि भाई ये इसमें से कितने सारे फैक्टर लिवर में बन रहे हैं। तो लिवर में अगर कोई डिजीज होगी है, लिवर फेलियर की तरफ जा रहा होगा तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी ऐसे पेशेंट्स को, ठीक है। और क्या है कि विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन के लिए चाहिए लिवर को। तो लिवर अगर खराब नहीं भी है और विटामिन के ही नहीं आ रहा तो विटामिन के की डिफिशियंसी से भी ब्लीडिंग हो सकती है, सही है। तो ये सब चीजें समझना, फिर आगे हम पढ़ेंगे कि फैक्टर 8 की डिफिशियंसी से हीमोफीलिया हो रहा है, फैक्टर 9 की डिफिशियंसी से क्रिसमस डिजीज हो रही है। तो वो हम नेक्स्ट टाइम जब फिब्रिनोलिटिक सिस्टम का मैं लेक्चर दूंगी तो उसमें हम पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।